सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार 8 बज गए हैं और यह समय है आपके लिए रविवारीय सहज चर्चा का। और आज के कार्यक्रम में हमने विशेष अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया है गांव सिखवाला से हरदीस सिंह कलसी जी को। मैंने इनवाइट कर लिया है उनको और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और लक्ष्मण लीलड़ जी देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्ते कह रहे हैं। राजेश बिश्नोई भी राम राम कह रहे हैं। नाम क्या लिख दिया? जय श्री राम। जोड़ा सिंह जी, अच्छा जोगा सिंह लिखना था, कोई बात नहीं है, हो जाती है भूल चूक हमारे से भी। लक्ष्मण भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में जैसे ही उपस्थित होंगे मैं उनको जोड़ लूँगा अपने साथ। ऐड करने के बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आ गए हैं, उनका नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जोगा सिंह जी। हरदीस सिंह कलसी जी, आज सारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं और आपने इंतजार बिल्कुल नहीं करवाया। जगजीर सिंह जी, सलामू मोकुल सर, सुरेश जांगड़ जी, कई नाम तो मैंने पढ़ दिए हैं। लक्ष्मण भाटी जी भारतीय आपका स्वागत कर रहे हैं। डूंगराम गोठवाल जी भी, जय भीम सर। लक्ष्मण जी सत श्री अकाल। सारे फेसबुक ते वीरां नूं सत श्री अकाल जी। हाँ जी, विक्रम चौहान जी भी आ गए हैं और शायद एक दो नाम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जांगिड़ भी और एक दो नाम और शायद निकल गए थे, मैं पढ़ देता हूँ। ब्रिजलाल कुकड़ा और बाकी सारे नाम मैंने पढ़ दिए थे। अभी कोई नए नाम आएंगे तो बीच बीच में हम नाम भी पढ़ते जाएंगे। और क्योंकि आप प्राकृतिक रूप से खेती बाड़ी करते हैं सिखवाला पंजाब में, तो उसके लिए हमने आपको विशेष तौर से आमंत्रित किया है। लक्ष्मण भाटी जी ने आपके बारे में जानकारी मेरे को दी थी। मैं कहा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और विक्रम जी भी देख रहे हैं, आरजे गुरसाना भी देख रहे हैं, एमपी सरपंच साहब भी देख रहे हैं और लक्ष्मण भाटी भारतीय आप सत श्री अकाल कह रहे हैं। हाँ, सत श्री अकाल भाटी जी। तो हरदीस सिंह जी, आपके बारे में जैसे लक्ष्मण भाटी भारतीय जी ने मेरे को बताया कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये उत्सुक होंगे जानने के लिए कि खेती तो सब लोग करते ही हैं, प्राकृतिक रूप से होती ही है ना। दीवारों में तो कोई फसल उगती नहीं है, होती तो खेत में ही है। और ये प्राकृतिक खेती क्या है, ये उनकी जिज्ञासा होगी। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये प्राकृतिक खेती है क्या और कैसे करते हैं और इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी। डूंगराम गोठवाल जी भी आपको सत श्री अकाल वीर जी कहते हैं जी। सब तो पहला जी सारे ग्रुप जो जुड़े हुए ने फेसबुक के फ्रेंड अपने, उन्होंने सत श्री अकाल जी। जो कि खेती एक ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਰਤੀ खेती, एक ਹੁੰਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਸੌਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ खेती ਬੀਜਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ खेती ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇਗੇ, ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ खेती ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜੇ ਬਾਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਜਾਮਣ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਝਾੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੌਂਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी। आवाज आ चलो रही है मेरी सर? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है। मैं ओके आपको उसी समय कह देता, ठाकर राम जी भी आगे हैं, सर। वो भी आपको राम राम लिख रहे हैं। जी। राम 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 ठाकुर जी। जी। हाँ जी, मैं पिछले 5-6 साल से खेती कर रहा हूँ ये कुदरती। और इस खेती में मेरे आने का जो है ना, मेरा भाई था 35 साल की एज उसकी, और 35 साल में उसकी जो किडनी थी वो खराब हो गई। पहले तो हमें था किसको? वैसे वॉमिटिंग होती थी उसको, और हमने किसको? 1-2 RMP से दवाई ली, और जब हमने नहीं, डायग्नोसिस किसको कराया तो किसको किसको तकलीफ हुई है? मेरा ब्रदर सी, बड़े भाई साहब, मेरे बड़े अच्छा। भाई साहब, उनकी 35 साल एज थी। 2014 की बात है जी। और जब हमने डायग्नोसिस कराया, उसका क्रेटिनिन 3.3 आया, और 4-5 दिन में वो 5 हो गया। जब हमने डॉक्टर से सलाह की, वो कहते इसकी किडनी लगता है फेल हो गई है। फिर अल्ट्रासाउंड कराया ना, तब पता चला कि उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी है। और वो कोई नशा भी नहीं करता था, कोई दारू नहीं पीता था, कोई कोई नशा नहीं करता था। और उसकी एज थी 35-36 साल जब उसको ये डिजीज लगती है क्रॉनिक। और तब हम डॉक्टर है नवदीप सिंह खैरा लुधियाना में, फोर्टी हॉस्पिटल में मिले हम उससे। उनसे मैंने बात पूछी भी, इसकी एज तो बहुत कम है मेरे भाई की, और इतनी किडनी कैसे खराब हो गई। वो मुझे कहता आप काम क्या करते हो? मैं अभी खेती बाड़ी करते हैं। कहना आपको तो बहुत ज्यादा मालूम होना चाहिए। मैं कैसे? आप कहना इतनी डोज के केमिकल करते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, यूरिया DAP जो भी होता है, और गंदे गंदे केमिकल जो रेड निशान वाले हैं आप डालते हो। मैं हाँ जी, उसी का कारण है ये कहना। और तब से मेरी जो आँख खुली, पता चला। बस उस दिन के बाद मैंने 2015 में शुरू कर दी थी खेती, और 1 एकड़ लगाया था गेहूं का। और उसके बाद गेहूं को जो लगाया, देखा, और एक साल तो जील्ड थोड़ी ठीक आई, लेकिन उसके बाद देखा कि जील्ड तो कम आ रही है, ये बहुत कम आई जील्ड, बहुत ही ज्यादा। तीसरी फसल तो, और हाँ, जहां कनक होती थी 50 मन, वहां 15 मन रहेगी कनक। हम्म। और घर पर भी लड़ने लगे भी, ये क्या कौन सी खेती है। और इधर उधर पता चला, खेती का पूछा, गुरप्रीत दबड़ी खाना है हमारे पंजाब में, वो खेती की अच्छी नॉलेज रखते हैं, कुदरती खेती की। उनसे बात की मैंने जब, और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये ऐसे करें खेती। और मैं फ्लैट पे खेती करता था पहले, जैसे फ्लैट बेड होते हैं ना, जैसे जमीन पहले करते हैं, आप कर रहे हैं वैसे करता था। और फिर एक पाकिस्तान के हैं आशिफ शरीफ, उनसे मैं जुड़ा। उन्होंने बताया भी जो खेती है ये फ्लड इरिगेशन करते हैं हम, ऐसे ये कुदरती खेती नहीं होगी। वो उसने अमेजोन के जंगलों में देखा था, यहाँ ऊपर जगह थी ना, ऊपर वहां वनस्पति थी, जहां पानी था वहां वनस्पति नहीं थी। हम्म। और मिट्टी में पानी और हवा का कोई मेल नहीं है। पानी और जहां ऑक्सीजन का, जहां पानी आ जाता है वहां हवा नहीं रहती। हम्म। और हमने उनका कॉम्बिनेशन करने के लिए कि रेज बेड बनाए, ऊंचे बेड, और खालियों में पानी दिया। उस जो पानी का है वो मॉइस्चराइज देते हैं हम केला, उसको सेल देते हैं, और ऑक्सीजन भी रहती है मिट्टी में, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अच्छे पनपते हैं। और फिर उन्होंने, मैं जब पाकिस्तान के आशिक जुड़ा, उन्होंने बोला कि आप जुताई मत करो खेती की। जुताई करोगे तो जो बैक्टीरिया के कॉलोनीज बनी हुई है वो टूट जाएंगी, और हम्म। डिस्ट्रॉय हो जाएगा सभी कुछ। और उसके बाद मैंने, आज 3 साल हो गए मेरे जो बेड बने हुए हैं ऊंचे, उनको कभी छेड़ा नहीं है, जुताई नहीं की हमने, बिना जुताई की खेती करते। उसमें गन्ने की खेती है, अमरूद का बाग है, और सब्जियां लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं, और प्याज लगाते हैं, आलू लगाते हैं, सभी खेती करते हैं हम। जी। लक्ष्मण बाटी लिख रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी सोच है।
आर्नी हरदीप सिंह कलसी जी। हाँ, लक्ष्मण बाटी मेरे खेत में आए थे, वो देख कर गए हमारा काम। जी जी जी। पता आजकल पता क्या है सर, बीमारियां कैसे बढ़ रही हैं। लोग पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, डेवलपमेंट बहुत कर ली है, पर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं, जो क्वालिटी है खाने की वो खत्म हो चुकी है। जी एक पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, वो मोटरसाइकिल लेगा, कार लेगा, उसकी सर्विस टाइम पे कराएगा, अच्छा मगलैल डालेगा, एजेंसी से काम करवाएगा, और जब अपनी खाने की बात आती है तो ऐसा देखेगा सस्ता कौन सी सब्जी मिलती है शाम को, वो गंद लेकर जाएगा घर में अपने। और अपना ये नहीं देखना जहां मैं खा रहा हूँ वहां कितने रेडी पे खा लेते हैं, इसमें क्या डाला है। और बाजार के जो चाइना जो फूड है चाइना वाले, जैसे बर्गर, नूडल, उनमें अजीनोमोटो डाला जाता है, केमिकल परोसा जाता है हमको, और किसी का जी। ध्यान ही नहीं इस तरफ। हम्म। और इधर ला लो, जो गेहूं की बात करते हैं हम, कणक की, वो वैरायटी तो निकाल रहे हैं, किसान को चाहिए प्रोडक्शन वाली वैरायटी, क्वालिटी का हम्म। कोई नहीं है। इन्होंने जो इनके वैज्ञानिक हैं हमारे एग्रीकल्चर के, उन्होंने जो जील्ड है वो तो लेके 70 मन तक, 60 मन तक कणक की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्वालिटी खत्म कर दी। उसमें ओ। ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है और फाइबर कम हो गया है। इसी हम्म। के कारण जो हम बीमार होते हैं, क्वालिटी नहीं है, ग्लूटेन ज्यादा है। आपको तो पता है, आप तो डॉक्टरी लाइन में जुड़े होंगे जोगा सिंह जी, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 5 लीटर होता है, खून, ब्लड होता है, और हम्म। 5 लीटर, सॉरी, 5 लीटर ब्लड होता है, और 5 ग्राम शुगर चाहिए हमको। हम कितनी खाते हैं? जब हम कणक की रोटी खाते हैं तो 50 ग्राम ले जाते हैं एक गेड़े में। और खंड हम्म। खाते हैं, चीनी जैसे, वो भी बहुत घातक है। और जो हमारा ब्लड है उसका काम है हमारे बाहर से ऑक्सीजन लेकर हर हर एक ऑर्गन को देना, और जो कार्बन है अंदर उसको, कार्बन को बाहर निकालना। जब हम 10 जी। साल तक जो खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं ग्लूटेन वाला, तो खून गाढ़ा हो जाता है, और बॉडी को खून को डिटॉक्सिफाई नहीं होता है, इसलिए वो कार्बन के कण जम जाते हैं हमारी बॉडी में, सफाई नहीं ओके। होती है। सफाई कहाँ होगी? कणक तो ग्लूटेन वाली खा रहे हैं हम। और पहले था बाजरा, था मक्की, था पहले। और आपको तो पता है, जब ऐसे 5 मिनट हैं, कोदरा, कंगनी, वो पहले अनाज थे, उनमें फाइबर बहुत है। और जो हम कहते हैं, जब हम कणक लगाते हैं, हमारे पास कणक है बंसी और पगम्बरी, सोना मोती, उनमें फाइबर बहुत हम्म। ज्यादा है, ग्लूटेन बहुत कम है। और हम रागी भी लगाते हैं, रागी में कैल्शियम अच्छा है और फाइबर बहुत ज्यादा है। ऐसे पुराने अनाज हमको खाने चाहिए, और हम बीमार होते नहीं। हम्म। जी। तो आपको और कहीं ना, जी। हाँ बोले बोले सर, आपका क्या सवाल था? आ, महावीर शर्मा आपको आ, यार, लिख रहे हैं कि जहर खाता है। अच्छा। और गुरप्रीत कलसी जी, गुड जॉब भाई जी, लिख रहे हैं। हाँ जी, और हाँ जी। लक्ष्मण भाटिया ने लिखा है कि मैं सिख वाला गांव में इनके घर खेत में जाकर के सारी प्राकृतिक खेती देख करके आया हूँ। इन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं और करके भी दिखाया है। राम प्रताप भाटी भाटिया जी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। आदर्श विद्या मंदिर नमस्कार जी। गैस ईंधन भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। इंद्राज घोटिया जी, मुश्ताक खान जी, और महावीर शर्मा जी, सुनील इंदौरिया, और स्टूडियो मिड्ढा यश कृष्ण, और इंद्रपाल बरोड़, ठाकर राम जी आपको देख रहे हैं। और अभी जगदीप खुडिया भी आपको कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया उपराला कर रहे हाँ, हैं आप। ये मेरे दोस्त ही हैं जी। सर। अच्छा अच्छा ये भी अच्छा। प्रकृति, ये भी कुदरती खेती करते हैं, इसके पास भी यही हमारी से खेती करते हैं, हमारे जैसी भी। ये हमारे, अच्छा। पता
क्या है सर, अब खेती क्या हो रही है, खेती ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਤੀ, ਡੀਏਪੀ ਪਾਤੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਬੜਬਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਗਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ओके। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, हम्म। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਤਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਚਾਹੀਦਾ 3.5 जी। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ खेती हो रही है, जुताई कर खेती करे, चाहे ऑर्गेनिक खेती है चाहे कुदरती खेती, जो जुताई करता है ना उनका कार्बन 0.5 से बढ़ नहीं रहा। ओके। कार्बन नहीं बढ़ेगा तो माइक्रो एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। जैसे खेतों में तो अब पहले तो पशुओं से हल चलाते थे, जैसे हाँ बैल जी, से और ऊंट से या कोई और जो हाँ साधन जी, था। और फिर आगे जैसे तरक्की की गई तो मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गए, तो इनसे जब जुताई की जाती है, निराई गुड़ाई भी इनसे की जाती है, कटाई फटाई भी इन्हीं से की जाती है, सारा काम ही मशीनों से किया जाता है। तो हाँ जी, हाँ जी। इसका आप क्या लगाते हैं फिर? सर ऐसा है ना, पहले तो बैलों से जुताई होती थी, बलदां से बांधे ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਆਏ, 25 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆਏ, ਫਿਰ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ 45 ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 70 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਾੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ किसान जो धान की खेती करता है ना, वो आप अपने खेत पर कल ही जाकर देखे, कई लहजे के उसको पट कर देखे 6 इंच के बाद, इतना हार्ड पैन है ना, इतना हार्ड पैन बना हुआ है, वो कम से कम 1 फुट चौड़ा हो सकता है, 2 फुट चौड़ा भी हो सकता है। एक लेयर बनी हुई है हार्ड की, लेंटर, एक लेंटर लगा हुआ है जमीन पे, वो पानी नीचे नहीं जाता, और उसके कारण ही सारे फ्लड आते हैं पंजाब में। पानी की वाटर ड्रेन आउट नहीं हो रहा है पानी नीचे, और पक्की होगी। जमीन इतनी पक्की हो चुकी है, उसमें पोरसिटी, उसमें माइक्रो एक्टिविटी भी नहीं काम करती, ना उसमें केचुआ काम करता है। सत्यानाश, जमीन का सत्यानाश हो चुका है, डिस्ट्रॉय कर दिया जमीन को। और आपने देखा होगा नहरों में पानी चलता है ना, पहाड़ों से आता है, दरियाओं से होता हुआ नहरों में आता है, वो पानी चल रहा है, उसमें ऑक्सीजन है। एक पानी रुक गया, पानी छप्पड़ का पानी रुक जाता है, कहीं गंदे नाले का रुक जाता है ना, उसमें देखो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजोनो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, गंदे बैक्टीरिया। और पंजाब की सभी जमीन में ऐसा हो रहा है, जमीन में पानी खड़ने से उसकी ऑक्सीजन निकल चुकी है, और वहां गंदे बैक्टीरिया, एनारोबिक माहौल, बिना हवा वाला माहौल बन चुका है। जहां बिना हवा वाला माहौल होगा ना, वहां गंदे बैक्टीरिया, गंदी फंगस पैदा होगी। इस बार जो दबाबा एरिया था उसमें जो धान था उसका जो कद था वो बस 1 फुट के ऊपर नहीं गया। उनको फजेरियम फंगस है, फजेरियम फंगस, और एक राइजोकोटानिया, वो फंगस, गंदी फंगसें हैं, वो जमीन में पैदा हो चुकी है। और यहाँ वो अनाज पैदा होगा, कोई खाने की सब्जी पैदा होगी, वो भी जहरीली और गंदी होगी, आपके खाने के लायक नहीं होगी। और जो हम खेती करते हैं, हमारी जमीन में आप एक तार ले जाओ 7 फुट इजिली चल जाएगी नीचे से, इजिली ऐसे आप हाथ
से लगाओगे ना ऐसे, और इजिली नीचे चल जाएगी। और जमीन को खोदेंगे कस्सी से, चाहे 7 फुट खोदी जाओ, आपको हार्ड पैन जहाँ कहीं कहीं नहीं भी आएगा। कितनी बारिश हो जाए, कितनी भी बारिश हो जाए ज्यादा, सारा पानी ड्रेन आउट 48 घंटों में सारा नीचे चला जाता है। और जो आपके फ्लड आ रहे हैं ना, जो पंजाब में फ्लड आ रहे हैं, वो धान को कद्दू करने के कारण ही आ रहे हैं सभी। पक्की कर दी जमीन ट्रैक्टर चला चला के। बहुत पक्की। कृष्ण पाटिल जी लिख रहे हैं कि आपके खेत में तोरियां, तोरियां करेले, खीरे, भिंडी, लौकी वगैरह लिखा है। ये एकदम सीधे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਟੇਢੇ ਵੱਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਰਤੀ, ਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੀ ਵਿੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਟੇਢੀ ਵਿੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਨਾ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆਇਰਨ ही है नहीं ਸੀਗਾ जी। जो ਉਹਦਾ मेन सोर्स है, प्रॉपर्टी है आयरन, वो उसमें है ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम प्रकृति खेती करते हैं ना, जुताई करने के जो उसके सूक्ष्म जीव होते हैं वो तो रहते हैं। एक फंगस होती है माइकोराइजल फंगस, वो जंगल में ना, जंगल में हॉरिजेंटली काम करती है 1000 किलोमीटर दूरी पर, और नीचे 100 फुट की दूरी पर, 200 फुट की दूरी पर चली जाती है। उसके थ्रेड होते हैं जैसे ब्रीक ब्रीक तागे जो होते हैं, वो जुड़ते हैं। और वो जो लाइव जो रूट लत हम दरख्त लगाते हैं कोई, वो दरख्त की जड़ में जुड़ता है और नीचे जाकर सारे न्यूट्रिशन ऊपर लेकर आते हैं। पौधे को किस चीज की जरूरत है, अगर पौधे को फंगस लगी है कहीं एक पत्ते पे या डानी पे, और वो आप, एक होते हैं इंडो, एक होती है एक्टो माइक्रोजल फंगस, दो फंगस होती हैं, वो दोनों काम करती है। फिर जहां पौधे को मार होता है वहां आती है, उसको ठीक कर देती है। और किसी चीज की जरूरत है, किसी न्यूट्रिशन की नीचे से लेकर आती है। हम जब खेती करते हैं हल से, उसको तोड़ देते हैं, उसके जो थ्रेड होते हैं, जो हैफी होती है उसकी, वो टूट जाती है, और टूटने के कारण नीचे से पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, इसलिए वो टेढ़े बिंगे और कमजोर पैदा होते हैं, न्यूट्रिशन नहीं बनता। हमारी मिट्टी में हम उसको जुताई नहीं करते ना, इसलिए जो उसका माइक्रोराइजल फंगस है वो भरपूर है। वो नीचे से नेटवर्क बना हुआ उनका, उनको तोड़ते नहीं हम, इसीलिए हमारी चीजें टेढ़ी बिंगे नहीं पैदा होती। ये बात है। तो ये अच्छा, लक्ष्मण भारती जी ने आपसे देखा हुआ सवाल किया और आपने अच्छा साइंटिफिक इसका जवाब दिया। राजेश बिश्नोई जी भी आपको लिख रहे हैं कुछ हार्मोन्स की कमी रह जाती है, वो तो बता ही दिया इन्होंने। राम कुमार भादु SD, राजेश बिश्नोई कह रहे हैं कि केमिकल युक्त पानी भी तो नहरों में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी। जगदीर सिंह और सुखदेव खरड़िया, राकेश पंडित, चिमनलाल, ML ढाका, अनमोल पंवार आपको देख रहे हैं और दुआ सलाम भेजी है सभी ने, नमस्ते कही है जी। नमस्ते नमस्ते। वो ऐसा है ना गुरु जी, ये खेती तो हम ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ खेती कर रहे लोग, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ के जुताई कर कर खेती करते हैं। और इन 5 सालों में मैंने देखा, क्योंकि हमारे भी पौधे कमजोर रहते थे, जब कोई कद्दू तोरी कुछ भी लगता था उसको बीमारी लग जाती थी और टेढ़े बिंगे पैदा हो जाते थे जी। अब हमारे अमरूद है,
वो जो उसमें कोई टिड्डा बिंगा नहीं है, उसमें पौधे बहुत हेल्थी हैं और अमरूद भी हेल्थी हैं पूरे। उसमें अच्छा। पता चलता है भी इस पौधे को सभी चीजें मिल रही है नीचे हम्म, से। अगर हम हम्म, वहाँ जुताई कर देंगे तो जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो सभी खत्म हो जाएगी और पौधा फिर बीमार पड़ जाएगा, उसको अटैक हो हम्म, जाएगा, कोई फंगस का अटैक हो गया या किसी इंसेक्ट ने कर लिया, अटैक कर दिया, हम्म। ऐसा होता है। और मतलब वही हमारी बात हुई मिट्टी का हमारे काम। वाली, हमारे अंदर भी तो बीमारियां अंदर से पैदा होती हैं ना, उसी तरीके से उसमें भी अंदर से पैदा होने लग जाती हैं। तो अब जैसे आप हल से खेती नहीं करते हैं, तो हाँ जी। निराई गुड़ाई की जरूरत तो पड़ती ही होगी ना खेत में, तो वो कैसे करते हैं फिर आप? हल आप चलाते नहीं है, ट्रैक्टर आप चलाते नहीं है उसके अंदर। इमराज जाखड़ जी भी राम राम लिख रहे हैं जी। ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਈ ਗਡਾਈ ਵੀ ਨਦੀਨ ਜਾਂ ਵੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਘੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਰਬੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ हम्म, ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਤਿਲ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਗੀ ਜਾਂ ਡੂੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਡੀਪ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਪ ਰੂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਦੋ ਥਾਂ ਖੁਰਾਕ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਦੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਪੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਬੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਜੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੜੀ ਨੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। गन्ने की अच्छा। खोरी है, गन्ने का आक है, वो कुतर के वो बास इसमें डाल देते हैं बेडों में आकर, अच्छा, जमीन में। वही खाद होगी। हाँ। और जब हम 2-3 साल में ना क्या होता है जी, सभी चीज की चेन, एक चेन बनी हुई है, जैसे बैक्टीरिया और फंगस दोनों की जो लेवल है एक होना चाहिए। अगर एक चीज भी बढ़ गई तो पौधा बीमार हो जाएगा। वो उनका बैलेंस करने के लिए आते हैं नीमाटोड, प्रोटाजोआ उनको खाते हैं, उनको खाते हैं आर्थ्रोपोड्स, उनको खाते हैं केचुआ, केचुए खाते हैं पंछी, चूहे, चूहे खाता है सांप। एक चेन बनती है एक, हम्म। और ये चेन आपके खेत में बन गई तो कोई बीमारी नहीं आएगी पौधे को। ओके। और वो चेन तो जी। हमने तोड़ रखी है। हम्म। अब क्या करते हैं, जीवामृत डाल दो, वो डाल दो, गोहा डाल दो, है ना, सब कहते हैं। हमको नहीं मालूम बैक्टीरिया बढ़ गया तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया बड़ा भी नुकसानदेह है ना। आप पानी ज्यादा पी लिए तब भी नुकसान है, ना पियेंगे तब भी नुकसान है, रोटी ज्यादा खा ली तो तब भी नुकसान है, रोटी नहीं खाई तब भी नुकसान है। और एक हम्म। प्रकृति का बैलेंस हम नहीं समझ सकते। हमारा जो मकसद है वो जमीन को छोड़ दो कुदरत के, आप हमारा जो काम है, जो भी अवशेष बचते हैं फसल के उसको कुदरत के उसमें खेत में डाल दो बस। और हम्म। फंगस भी आएगी, मित्र मित्र बैक्टीरिया भी, उनका एक बैलेंस बन जाएगा कि 2-3 साल में बैलेंस बन जाता है। जब आपके बेनिफिशियल फंगस पैदा होती है ना खेत में, तो वो नदीन नहीं होते, वो नदीन को डोमिनेट कर देती है वो चीज। ओके। नदीन जी। कैसे होते हैं, जैसे आपको भूख लगी है रोटी की, और मैं आपको चाय पिला रहा हूँ, मुझे तो नहीं ना मालूम आपको क्या चाहिए। और जो ਨਦੀਨ ਉਗਰਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। जी 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 जी।
तो भाटी जी कह रहे हैं कि जी नरमा, गन्ना, ग्वारा सब फसलां मिक्स बीज रखियां ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ हाँ जी, हाँ ਦੋਸ਼ੀ जी। ਜੀ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਤੇ आप सारा कुछ ही 4 एकड़ के अंदर ही ये सारा काम करते हैं। पता है क्या गुरु जी, करना पड़ता है ऐसा ना। आप देखिए, अगर एक फसल होगी तो जब बारिश का टाइम होता है ना, ओवर ओवर वाटरिंग हो जाती है खेत में, और पौधे ने तो ऊपर से निकाल देनी है पत्तों से अपना जो ज्यादा पानी लिया है, ऊपर वेपोरेट कर देना पानी को। वेपोरेट कर दिया अच्छा। पानी को, वेपोरेट करेगा ना, तो उसकी जो फिरोमैन, उसकी स्मेल है, वो हवा में चली जाएगी। और जो हम्म, कीड़े होते हैं उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो हमारे से कहीं गुना ज्यादा होती है। वो स्मेल हवा में जाएगी, उसको पहचान के वो आ जाएगा। और अगर आपके एक ही फसल लगी है तो कीड़े को पहचानना सौखा हो खा जाएगा। अगर उसमें 4-5 फसलें लगी हैं और तरह तरह की स्मेलें आएंगी, और वो डले में उलझ जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना, थोड़ा बहुत खा के चले जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। ये भी उनकी हाँ, टेक्निक आपने समझ ली है ना, कि भी हाँ उनको जी, हाँ किस जी। चीज से आकर्षण होता है और किस चीज से नहीं होता है। उनको मतलब है कि आप भूल भुलैया में डाल देते हो। हाँ, भूल भुलैया में डाल जाता है वो। ये भी उनकी टेक्निक आपने खूब अच्छी स्टडी की है। तो अब जो आप ये काम इतनी फसलें कर रहे हैं, तो जो जैसे आपको शुरू में घर परिवार से डांट फटकार मिली थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ प्रोडक्शन में कोई फायदा हुआ या आपकी इनकम में कोई फायदा हुआ कुछ? पहले 3-4 साल तो कुछ नहीं हुआ। जब हमने खेती ਸਮਝੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚ ਆਹ ਗੋਹਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। हाँ, मित्र कीट। वो तो मरेंगे ना। अगर सुंडी मरे तो वो मित्र कीट भी मरेंगे। वो तो वही खेती होगी ना, केमिकल खेती होगी वो भी, किसी को मारना। और जो कुदरती खेती होती है उसमें किसी को भी मारना नहीं होता है, हम्म सभी की चेन बनती है। अब आप देखो, जिन्ने भी घरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਲ ਆਊਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हम्म ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਮੱਛਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। बिल्कुल जीव जीव का भोजन। जीव जीव का भोजन है। और जो हम्म हम मनुष्य है ना, वो कहते हैं सांप भी ना हो, बिल्ली भी ना हो, चूहा भी ना हो, किरली भी ना हो, कुछ भी ना हो, हम अकेले हों बस। वो केले के चक्कर हम चक्कर में सब बर्बाद कर दिए इन्होंने। ये वो बात आपकी सही है। को चेन को डिस्टर्ब करते हैं जी, उधर नेचर हम्म की। हाँ, छिपकली भी होती है घरों में, वो भी अपना काम करती है, वो भी अपना भोजन ढूंढती और है। और देखते नहीं है जी। अगर ऑल आउट लगा हुआ तो आपके कमरे में जो ऑक्सीजन आ रही है वो जहरीली हो चुकी है। एक मच्छर न वहां से भाग गया है, उनको पता चल गया कि यहाँ तो ऑक्सीजन है जो वो जहरीली है, मर जाएंगे यहाँ तो। और एक इंसान है, ऐसे सोता है आराम से, सभी जो जितनी टॉक्सिटी है वो सारी अंदर जा जाती है, उनके अंदर चली जाती है। अगर हम्म मच्छर मरता है, अगर मच्छर मरਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ हम्म ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, हाँ, वो भी बिल्कुल। डैमेज होगा। हम्म और किसी का ध्यान ही नहीं ना राजेश इस तरफ। राजेश बिश्नोई जी पूछ रहे हैं आपसे एक बात। आपने पढ़ दी होगी, नरमे में निराई गुड़ाई के लिए सीलर लगाने चाहिए या नहीं? हरदीप सिंह जी भी लिख रहे हैं, अकल्ला मनुख कपड़े पाਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਲਟ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਰ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਪ ਅੱਜ ਵੀ ਚੂਹੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਮਿਲ ਜਾਓ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਕੜ ਮਿਲ ਜਾਓ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਮਿਲ ਜਾਓ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰਮੱਛ ਮਿਲ ਜਾਓ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ वक्त। और हमारे पंजाब में तो ये लिख रखा आगे। और अकेले राजेश बिश्नोई जी कह रहे हैं कि 2-3 साल से नए नए वायरस अपडेट होकर के आ रहे हैं। और जगदीप कुड़िया ने कोई हाँ जी, लंबी बात लिखी है, भाई जी कुदरती खेती दे नाल नाल समाज समाज ਨੂੰ सीध देण ਲਈ बहुत ही बहुत सख्त ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ बड़ी ਤੁਹਾਡੀ बहुत ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। सलाम ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ये ਕਿਤੇ सारा ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ स्वीकरण ਸਾਰਾ स्वीकार ਇਸ ਵਿਕਰਨ, ਅੱਛਾ विश्वीकरण ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਟੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। हाँ जी, बहुत कुछ लिखे ने। ये दोस्त था मेरा, ये खेती करते भी कुदरती खेती, इन्हों काफी नॉलेज ਅੱਛਾ है इन्हों ये। हाँ जी, जी जी। वो पता की है जी, हुण देखो हुण मोदी जी कह रहे ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਮ ਸੀਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰਮਾ ਸੀ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜੀ। ਸੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਿਲਸ ਥਰੂਨੋਸਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਐਮ ਫੂਡ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਜੀਐਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सारी प्रकृति में। और यहाँ वो लगी होगी चाहे 10 किले दूर लगी हो ना जीएम फसल, आपने जो लगा रखी देसी, उसमें वो जेनेटिकल आ जाएगा दूसरी फसल में, हवा से क्रॉसिंग हो जाएगी उसकी। इतने इतने गंदे गंदे बीज आ रहे हैं। इसके साथ ही मेरे को एक बात याद आ गई, कलसी साहब, अमेरिका हाँ जी, हाँ में जी, काफी दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, जहाँ इस तरीके की खेती होती है, वहां क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई वाहन अंदर नहीं लेके जाने देते, खासकर जो अच्छा जी, डीजल और पेट्रोल पे चलता हो। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो जरूर ले जाते होंगे छोटे मोटे। अच्छा जी, उन्होंने जहां तक उनका खेत है, जितने किलोमीटर तक का है, ठीक, उसके बाहर भी काफी दूर दूर तक भी वो किसी को दूसरे अड़ोसियों पड़ोसियों को भी स्प्रे वगैरह नहीं करने देते, या कोई खाद नहीं डालने देते। उसका वो मुआवजा भी देते हैं ताकि हमारी खेती खराब ना हो। तो आपका जैसे 4 एकड़ की जमीन है, तो आसपास के तो सारे किसान इसके अंदर डालते ही हैं। और अभी आपने बताया ही है कि भी दूर से भी उसकी जो स्मेल है आकर के दूसरी खेती को खराब करती है। आपका बहुत बढ़िया सवाल है जोगा सिंह जी, बहुत बढ़िया। हम जो प्रकृति खेती करते हैं उनको जो बफर जोन है ना, जो उनकी मेड की बट्टे हैं, उनमें या तो बांस लगा सकते हैं, और हमने तो उसमें जामुन और केला, और या तो एक ज्वार बड़ी बार ज्वार, देसी ज्वार आती है बड़ी, जहाँ उसमें हर हर के बूटे लगा सकते हैं कि ना बफर जोन तगड़ा बनाना चाहिए। उससे जो हवा से कंटामिनेशन होती है ना, ड्रॉपिंग होती है जो हम स्प्रे की और फर्टिलाइजर की, वो नहीं होगी। और जो भी जैसे बांस के पेड़ है, बड़े पेड़ है, वो तो कार्बन भी सोख लेंगे उसका। जब कोई ऐसा कोई वायरस आएगा तो वो पत्तों से बाहर सोख लेंगे और आपकी फसल को वो नहीं जाने देंगे। और हमने वो कर रखा है, अभी पेड़ बड़े हो रहे हैं, और केला लगाया है हमने,
और बांस भी लगा रहे हैं इस बार, और जामुन तो लगा दी हमने। और उससे हम इस बार क्या करते हैं, हर हर लगा देते हैं, जैसे ज्वार लगा देते हैं भी, उनसे जो हवा से कंटामिनेशन होती वो ना हो। हाँ, यही था। मेरे पूछने का मतलब यही था। अच्छा, उससे क्या है कि फिर आपकी जो फसल जो आपने इतने टेक्निक के साथ संभाल के रखी है, उसको ज्यादा हानि नहीं होती है अभी। जैसे ये पूरा कवर हो जाएगा बॉर्डर इसका, तब आपको इसका हाँ फिर जी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नौरंग हाँ राम जी, जी चौहान, जगसीर सिंह कलाला और प्रगट सिंह बोपा राय हाँ और जी, भोपाल। बिट्टू सिंह बिट्टू बिट्टू गुड जॉब लिख रहे हैं। ये नहीं, जगदेव खुडिया, इनका तो मैंने मैसेज पढ़ ही दिया जी। पता क्या जोगा जी, हमारी जो धरती का कार्बन है ना, कार्बन के बिना जमीन नहीं चलती। कार्बन बढ़ना इसलिए जरूरी है, वो का जो सूक्ष्म जीव है हमारे माइक्रोब्स हैं, उनकी खुराक है। अगर किसी का खाना अच्छा। नहीं पूरा होगा तो वहां पूरे नहीं होंगे कोई भी चीज भी। कार्बन चाहिए 1 पॉइंट से लेकर 3 साढ़े 3 पॉइंट तक चाहिए अच्छी जमीन के लिए। और 1 से शुरुआत होती है, 1 से 2, 2 से जमीन बहुत बढ़िया बन जाती है। और जब 3.5 और 3 हो जाता है ना, उसमें फसलें का झाड़ कम नहीं होता, ज्यादा रहता है। और उसकी जो हम्म। क्वालिटी है, उसका जो अरोमा है, वो मेडिसिन का काम करती है, ना कि भूख मिटाने के लिए। हम्म 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 और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जो किसान भाई भी है ना, जो भी खाते हैं हम डेड फूड खाते हैं, हम लाइव फूड नहीं खाते। हम हर एक चीज को मचा कर उसको हीट देकर खाते हैं। गेहूं को लालो पका कर खाना पड़ता है। और सब्जी हरियां होती हैं, वो हरी सब्जी नहीं खाते हम, वो भी डाली हो कढ़ाई में और हीट दे, हीट से बनाते हैं। जो उसमें माइक्रो एक्टिविटी होती है, जो एंजाइम होते हैं, वो तो हमको नहीं मिलते हैं। वो हम्म पेट भरने के लिए हो गया, फ्रूट कोई खाता ही नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर एक आदमी का 60 किलो वेट है ना जी, 60 किलो वेट है, उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो उसको एक 600 ग्राम बन गया। और 600 ग्राम उसको कच्चा ना फ्रूट खाना चाहिए, और 300 ग्राम उसको सलाद खाना चाहिए। कहने का मतलब 900 ग्राम 1 किलो के नजदीक कच्चा खाना चाहिए। कोई कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। हम्म। हाँ, खूब अच्छी तरीके से पका पका के मसाले डाल डाल के और पता नहीं क्या क्या करके। सही है। अब मसाले भी तो बहुत जो होंगे कणक ना। का, हाँ जी, जो कणक है वो सभी ग्लूटन वाली कणक है, बिल्कुल सभी। उसमें ग्लूटन इतना है, बहुत ज्यादा ग्लूटन है। पेट की सफाई नहीं होती, 99% लोग को कॉन्स्टिपेशन हो रही है। और जिसके पेट हम्म। की सफाई नहीं हो उसको बीमारियां आएंगी। कलसी साहब, हरदीप सिंह जी भी आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल सही। और एंजल अन्नू, आप गुजरात से जुड़ी हैं आपके साथ, और अच्छा, पूछ रही हैं कि मेरे घर में तुलसी बार बार जल जाती है। तुलसी का पौधा लगा रखा होगा, और अगर आपके पास कोई इनको बताने के लिए कोई उपाय हो तो बताएं। तो जहाँ तो वो छाव में पड़ा हुआ होगा, कभी धूप नहीं पड़ती ना, उसको धूप नहीं पड़ती तो उसको जो सूर्य से खिला खराक लेता है, वो ले नहीं पा रहा होगा, इसलिए भी बार बार जलता होगा वो। और जो अच्छा। हमारा घर का एनवायरनमेंट होता है ना, वो सारा हीटेड होता है। और धूप लगनी ये भी बहुत जरूरी है ना। ज्यादा धूप भी हम्म माड़ी है, और कम धूप भी ना लगे फिर भी पौधा मर जाता है। और सर्दियों में हम्म तो जो तुलसी है ना, ठंड पड़ रही है, वो पत्ते अपने कोई भी पेड़ है, उसके पत्ते डिग जाते हैं बसंत हम्म, ऋतु में तो। और जी तुलसी के भी, जी। हमारे भी तुलसी लगी है, वो उसने अपने पत्ते सारे पत्ते जाड़ दिए, जड़ गए हैं उसके भी। और दोबारी फोटो हम्म फरवरी में होगी इसकी। हम्म हम्म हम्म। अब ये देखो कि सृष्टि ने कैसा, एंजल अनु लिखती हैं कि धूप आती है। इन्होंने कहा कि वो धूप तो आती है, कोई और कोई कारण हो सकता है इनका सूखने का। ये इनको गमले में लगाया है कि इन्होंने, पूछना पड़ेगा। गमले में लगाया, कई बार ऐसा होता है गमले में लगाते हैं ना, नीचे एक सुराख होता है, उसमें एक छोटी सी पत्ती या उसमें एक डिक्री होती है, वो रख दे। और उसमें जो पानी, ओवर पानी होता है वो नीचे चला जाता है। कई बार क्या होता है, हम वहां कुछ चीज रखते नहीं है, कोई पत्थर वगैरह उसमें, और मिट्टी डालते हैं। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी उस मोरी को बंद कर देती है। और वहां से जो वाटर ज्यादा डालते हैं, वाटर उसमें नीचे नहीं निकलता है। और ज्यादा ओवर
वाटरिंग होने कारण के भी ये हो जाता है, ज्यादा अच्छा। पानी डालते होंगे जी। हाँ जी। क्योंकि आप अनु जी गुजरात से हैं तो मैं थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ। आपने पंजाबी में तो सही जवाब दे दिया। जो गमला अगर है उसके अंदर अगर आपने तुलसी लगा रखी है तो गमले के नीचे बॉटम में सुराख रखा जाता है ताकि अंदर गमले के अंदर पानी रुके ना। और हम क्या करते हैं कि उस सुराख को मिट्टी भर देते हैं और सुराख को बंद कर देते हैं और पानी निकल नहीं पाता। वहां क्या है कि कोई मिट्टी का बर्तन टूटा होता है ना, टिगरी वगैरह मटके का कोई पीस, वो मिल जाता है अपने कहीं भी, तो वो उसके ऊपर रख के और फिर मिट्टी डाले ताकि पानी की निकासी भी वहां होती रहे। तो ये अनु जी के लिए इन्होंने कलसी साहब ने सुझाव दे दिया है जी। मांगीलाल नायक भी जुड़ गए हैं। कह रही है जी गमले में हॉल है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि पानी निकासी का प्रबंध कर दें आप, तो आपकी समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और कोरे कारण पता क्या सर, मैं अपना नंबर छोड़ देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप हमारे फोटो खींच के भेज दे और हम देख लेंगे, फोटो से पता चल जाएगा। अपना हाँ जी। व्हाट्सएप नंबर छोड़ता हूँ। कलसी साहब एक बात और मेरे ध्यान में आती है कि जो चीजें आपने जैसे बताई है कि जी इतना बैक्टीरिया होना चाहिए, इतना कार्बन होना चाहिए, इतना फलाना होना चाहिए, इतना फलाना होना चाहिए, तो ये सारी बातें आपने बताई, तो उसके हाँ लिए जी, आप जांच का क्या इंतजाम रखते हैं? क्या सर? जैसे बताया कि जी मिट्टी में इतना कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, हाँ या और जो भी सर। चीजें हैं होनी चाहिए, तो उसका आपको कैसे पता लगता है? कोई आपने कोई मीटर लगा रखा है या कैसे जांच करते हैं उसकी, या कोई लैब में टेस्ट करवाते हैं आप? देखते हैं सर, आप बताता हूँ। आपने आपके कच्च का गिलास लीजिए, वो कांच का ट्रांसपेरेंट गिलास। हो, चाहे कच्च का, या ट्रांस जहाँ की डिस्पोजल का गिलास ले, वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें आर पार दिस रहा हो, उसमें पानी डाले और आप अपनी खेत की मिट्टी की जो डली होती है वो थोड़ा सा होली छोड़ दें, उसके बीच में छोड़ दिया उसकी मिट्टी, खेत की मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी, इतनी की मिट्टी हो, और आप देखेंगे जो तो मिट्टी आपकी घुल गई, बीच में उसमें घुल गई और पानी को उसने गंदला कर दिया, तो आपकी मिट्टी में बैक्टीरिया नहीं है, आपकी मिट्टी में ओनली डर्ट है, आपकी जीवित मिट्टी नहीं है। अगर मिट्टी को जो वो मिट्टी नीचे बैठ गई, आपका पानी साफ रहा, तो आप समझ लें आपकी मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया और अच्छी फंगस है, उसको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है! ये बात आप एक बार दोबारा बता दीजिए। और लक्ष्मण भारती जी ने कहा है कि किसी ने प्राकृतिक रूप से तैयार फल, गेहूं, प्याज, आलू, सब्जियां प्राप्त करनी हो तो कलसी जी से संपर्क कर सकते हैं। गांव सिखवाला, जिला मुक्तसर, पंजाब में गांव है इनका। और नंबर इसमें लिख ही दिया है कमेंट के अंदर आपका। कोई भी आपसे फोन पे भी बात करना चाहे तो कह दिया है कलसी साहब ने कि फोन पे हरदीस हरदीस सिंह जी से आप बात कर सकते हैं। वो दोबारा और हरदीप रिपीट सिंह कर देंगे जी, अगर किसी ने। हेलो। आ, इन्होंने कुछ लिखा है, टर्बी डीटी, नहीं, मेरे को नहीं पता, टर्बिडिटी मालूम क्या है। टेस्ट, टर्बिडिटी टेस्ट लिख रखा है। ये नीचे आ रहा है। हाँ, टर्बिडिटी टेस्ट लिख रखा है इन्होंने। अब ये शायद इसके बारे में पूछना चाहते होंगे हरदीप सिंह जी। तो ये आपने उसमें सारे टेस्ट हो जाते हैं, पानी के गिलास में मिट्टी घोलने से पता लग जाता है? नहीं, सारे तो नहीं, आपका ना जो फ्रूट है, कोई फसल है, वो बता देती है, आपको खाने से पता चल जाता है। अगर हम्म। मिट्टी की खुशबू लेंगे ना, मिट्टी खुशबू, उसमें पता चल जाएगा आपको, उसकी भी खुशबू आ रही है, तो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगस आपके तैयार हो रही है मिट्टी में। हम्म। और डायग्नोसिस के लिए हम्म। तो मिट्टी को कार्बन चेक करने के लिए तो लैब में भेजना ही पड़ता है। अच्छा। और कुछ
ना कुछ हमको पता चल जाता है। आप ना एक और है जी, खेत को चेक करना हो जब, जो खेत की टॉप सेल होती है वो 4 इंच की काली होगी और उसके नीचे वो मिट्टी सी आ जाएगी, वो काली नहीं होगी। और जो हमारी मिट्टी है, जब मिट्टी सही होने लगती है, उसका 4 इंच से बढ़कर 1 फुट तक चला जाता है काली मिट्टी के साइज, इतनी मिट्टी फर्टाइल होने लग जाती है। अच्छा। हरदेव सिंह जी पूछ रहे हैं कि एसिडिक सॉयल ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਿਡਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਐਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 7 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 9-10 ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ 3-4 ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ पता चल जाता है, जैसे ज्यादा तो लैब में टेस्ट कराने से पता चलेगा एक्यूरेसी तो। जी। अभी बात चल रही थी हरदीश सिंह कलसी से, सिख वाला मुक्तसर के रहने वाले हैं आप। ओम पारिक, ओम प्रकाश कह रहे हैं कि पानी की निकासी जरूरी है, पानी का निकास नहीं हुआ तो पौधा गल जाता है। और एक दो नाम है, रणजीत सिंह जी देख रहे हैं, वेद सिसोदिया जी, सिंह सुच्चा जी, लक्ष्मण भाटी जी, मांगीलाल नायक जी, हंसराज बाजिया, और, और कई हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं। और आगे लक्ष्मण भाटी जी ने कुछ और कमेंट लिखा है, कहाँ गया, हाँ जी, वो तो मैंने पढ़ दिया। और आगे अभी दोबारा कलसी साहब मेरे से संपर्क साधिए ताकि हमारी चर्चा आगे बढ़े। हाँ जी, ये लक्ष्मण भाटी जी ने एक और कमेंट लिखा है कि आजकल बरसात के मौसम में जो बोरवेल चार्ज करते हैं वो भी घातक है, क्योंकि जो खेत में रासायनिक खाद व पेस्टिसाइड्स पानी में घुलकर जमीनी पानी को भी जहरीला बना रही है। प्रेम कुमार नंदीवाल राम राम लिख रहे हैं। तो मैं कलसी साहब से दोबारा निवेदन करूंगा कि आप दोबारा जुड़ जाइए मेरे साथ, किसी वजह से या कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि गुड जॉब, धन्यवाद आपका। हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहें धड़ाधड़, ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर कलसी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो दोबारा आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दें मेरे को, ताकि मैं आपको ऐड कर लूं जैसे पहले आपने भेजी थी। एक दो बातें बहुत ज़रूरी हैं वो आपसे और करने वाली रह गई हैं जी। गुरविंदर सिंह जी लिख रहे हैं गुड जॉब, प्रेम कुमार नंदीवाल जी लिख रहे हैं राम राम। हाँ जी, कलसी जी आपका नेटवर्क कट गया है और प्रॉब्लम आ गई है। प्रेम कुमार नंदीवाल जी भी कह रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है उनको। कोई बात नहीं है, ये अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच में रास्ते में कोई इधर उधर धक्का लग ही जाता है। वेव्स हैं हमारी। और एम के सुथार राम राम लिख रहे हैं, नोहर से हैं, हनुमानगढ़ से जी। आप दोबारा रिक्वेस्ट मेरे को भेज दें, मैं आपको फिर से ऐड कर लूँगा, क्योंकि इनविटेशन तो गया हुआ है ही जी। अभी नहीं नज़र आ रहे आप, जैसे ही जुड़ेंगे मैं ऐड कर लूँगा आपको।
हमारे बहुत सारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। लाजपत जाखड़ जी राम राम लिख रहे हैं। हाँ जी। कल से जी रिक्वेस्ट आप दोबारा सेंड कर दें, या नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में नीचे लिखें कुछ। भागीरथ पूनिया जी रामा श्यामा लिख रहे हैं। लाजपत जी अब नजर आए हैं, कौन है? हाँ जी। सॉरी सर, नेटवर्क टूट गया, पता नहीं किਵੇਂ एकदम ही रीलोडिंग कोई होने नहीं, हो लगी जाता है, सी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे दर्शकों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है आपके साथ। आपकी बात को बड़े गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हरदीप सिंह जी, आप कोई खास बात इस मसले में बताना चाहेंगे? ये सारी जो आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, ये आपको कहाँ से मिली? देवेंद्र रोकना हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ में इंजीनियर हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खेती खड़ा आदमी हैं, ये भी खेती करते हैं। और देवेंद्र रोकना जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम में आप थोड़ा देरी से जुड़े। ये खेती बाड़ी के लोगों के लिए बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहे हैं। इसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कलसी जी कह रहे हैं कि फेसबुक को एक बार बंद करके पुनः फेसबुक खोल लें, जोगर सिंह कैद जी की बहाल सर्च करके पुनः जुड़ जाएंगे। हाँ जी, जुड़ गए हैं जी। तो ये मेरे एक जिज्ञासा थी जो मैंने आपसे रखी आपके सामने। सर वो उसका वो पूछ रहे थे हमारे कौन से वो, ये जानकारी कहाँ से ली, ये बताना चाहता हूँ मैं। जी। सर पहले तो शुरू में तो गुरप्रीत देवड़ी खाना हमारे पंजाब में, वहां उनसे प्रेरित होकर हम जुड़े थे। उसके बाद पाकिस्तान के हैं आशु शरीफ, उन्होंने बताया भी जुताई की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अमेरिका की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है एलन इंगम, वो जी। उनकी टीम है, एक फूड वेब के नाम पर वो एक अपना पेज चलाते हैं। और हम्म। उनसे उनसे ये जानकारी मिली है कि जो बैक्टीरिया और फंगस है, जो प्रोटोजोआ एक चेन है, उस वो कैसे डिस्टर्ब होती है। वो भी कहते हैं नो टिलेज, कहते हैं वो जमीन को जुताई नहीं करनी, वो भी ये कहते हैं। और वो कवर क्रॉप ज्यादा करते हैं। और वो भी कहते हैं भी फंगस को जमीन में लाना बहुत जरूरी है, मित्र फंगस को। अकेला बैक्टीरिया बढ़ने से नदीन बढ़ेंगे, जब फंगस और बैक्टीरिया का लेवल हो जाएगा ना, तो नदीन होने हट जाएंगे, बस खत्म हो जाएंगे नदीन। और जो मिट्टी चाहती है तो उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। हम्म। और इन तीनों से मैंने ये जानकारी ली है अपनी। तो और उसके बाद मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ खेत में। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से माध्यम से, जो भी खेती करते हैं किसान, वो जुताई छोड़नी पड़ेगी उनको। हम्म। जुताई, मुझे मेरे कहने का मतलब है एक तो होती है केमिकल खेती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या करते हैं हम, डीएपी यूरिया डालते हैं, उसको जो न्यूट्रिशन देने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालते हैं। और कुदरती खेती में जो सोर्स होता है वो होते हैं माइक्रोज, कार्बन। कार्बन बढ़ेगा हम्म। तो माइक्रोज बढ़ेंगे, माइक्रोज बढ़ेंगे तो जो जमीन में जो तत्व पड़े हैं उनको उनको खाकर वो बैक्टीरिया उनको देगा पौधा, उनसे पौधा डायरेक्ट नहीं लेगा, बैक्टीरिया के थ्रू ही लेगा जो जमीन में अच्छा। पड़े हैं। अगर आपने जमीन की जुताई कर दी, उनकी जो कॉलोनी बनी है, उनके जो घर बने हैं, सब टूट जाएंगे और उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी। और ये हम भी। एक गांव, देखो एक गांव को जो सभी सहूलतें मिलती हैं उसमें, एक गांव में एक दर्जी भी है, एक लोहार भी है, एक मिस्त्री भी है, एक किराने का दुकान भी है। उसमें पानी, ये बनने के लिए 100 साल लग गए हैं, एक गांव को डेवलपमेंट के लिए 100 साल। और वहाँ
बम छोड़ दें या परमाणु छोड़ दें, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सभी सब घर उजड़ जाएंगे, उसको बसने के लिए 100 साल फिर लगेगा। वही हाँ। खेती में कर रहे हैं हम, वही खेती में कर रहे हैं। जब वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं अपनी कॉलोनियां बनाते हैं, बढ़ते बढ़ते हैं, और ट्रैक्टर से उसको हम जुताई करके तोड़ देते हैं, बस वो फिर दोबारा बनाने में लगते हैं, ऐसे ही लगी जाता है। इसलिए जो कोई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पौधा ਹੁੰਦਾ है वो कमजोर रह जाता है बहुत ज्यादा। और कमजोर इसीलिए रहता है, उसमें पूरी फंगस नहीं हो जाती, बैक्टीरिया पूरे नहीं बढ़ते, उसमें कोई चेन नहीं बनती, इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं। और मैं दावे से कहता हूं, अगर ऐसी आप खेती करेंगे तो केमिकल की खेती से 2 गुना ज्यादा यील्ड ले सकते हैं आप, 2 गुना ज्यादा यील्ड। अच्छा। प्रकृति में इतनी तो आपने ताकत है। जी, अच्छा, इधर उधर से आपने जो है ये जानकारियां प्राप्त की हैं। और और प्रैक्टिकल अपने खेत में किया है। जी, और जो हमारे जो कृषि विज्ञानी हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं हमारे आसपास में बहुत हैं, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर तो भारत भर में फैले हुए हैं ही। हाँ, आराम और वो से। भी अपना कुछ ना कुछ नया प्रयोग लेकर के आते हैं। उनके जो आते हैं वैज्ञानी, वो भी खाद भी देते हैं, बीज भी देते हैं, फसल की निगरानी भी करते हैं, पानी धानी वगैरह जो कुछ भी है। तो ये सारा कुछ, तो ऐसा कोई आपके इनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है? सर उनके साथ वो बात नहीं बनती ना, उसके साथ वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे हो जाता है। कोच तो आते तो हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं हमारे साथ। हमारा वीडियो है हमारे जुड़े हुए लंबी से, वो हमारा ब्लॉक अफसर है, आते हैं, वैसे देखते हैं, वो तो अप्रिशिएट तो करते हैं भी, ठीक है आप सही कर रहे हो। और उनको हम दिखा देंगे ना, अभी हम हमारे अभी गन्ना और आलू खड़े हैं और हमारा बाग है, वो ऐसे लगते ही नहीं वो केमिकल के विदाउट है, केमिकल से अच्छा खड़ा है हमारा बाग अमरूद का, और उसका हम्म। टेस्ट भी बहुत बहुत बढ़िया है। ऐसा है ना गुरुजी, पता क्या है, एक डॉक्टर ने एक सेब को चेक कर लिया, एक अनार को चेक कर लिया, एक अमरूद को चेक कर लिया, उसमें बता दिया इसमें विटामिन सी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें जे है। एक ने एक चेक कर लिया, और जब हम केमिकल का खाते हैं उसमें कुछ नहीं होता, और देखने में अमरूद होता है वो, उसमें ना तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो उनको बचाने के लिए तो स्प्रे करनी पड़ती है बेचारे को। हम्म। पौधा हाँ, तो उनमें वही वो है ना जो जो फल था ना, जो उसमें स्वाद नहीं आता। प्रकृति में सरवाइव करेगा, तो वो कीटों से भी लड़ेगा, बैड फंगस से भी लड़ेगा, तो वो ही बचाएगा ना आपको, जिसको आपने हम्म। स्प्रे से बचा लिया, उसको वेजिटेशन ग्रोथ के लिए यूरिया डाल दी, डीएपी डाल दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वो तो एक देखने का अमरूद है, खाने का नहीं है। देखने का ऐसे, खाने का नहीं है। अ, वैसे तो क्या है कि खाने का नहीं सृष्टि है। है वो अपने आप के अंदर एक पूरी चैन चलती है सृष्टि की। हाँ आपने भी ठीक है। अपनी बात में कही है कि जैसे पौधा पनपा नेचुरली, उसको कुछ भी मत करें, अपने ऐसे ही खड़ा है जंगल में ही, तो हाँ, जंगल बड़ा में। हो जाएगा, रुत आएगी, वो फलेगा फूलेगा सारा कुछ करेगा। कोई खाए नहीं खाए, है, अपने आप ही फल नीचे गिरा देता है, पक्षी गिरा खाएं, देता जानवर खाएं, है। आदमी खाए, कोई भी खाए। और अब फिर क्या है कि मौसम आया, सारी पत्तियां झड़ गई, और झड़ गई उसी से ही वो अपने आप ही खाद बना लेता है, और फिर वापस अपने आप ही खा फलना शुरू लेता है। होता है, अगले सीजन में फिर फल देता है। ये एक चैन चलती रहती है नेचर की। जी। पता क्या है सर, ये हमारे जो विज्ञानी है, वो उन्होंने छेड़छाड़ बहुत की है, हर चीज से छेड़छाड़ की है। जब आप देखो, हमारे पंजाब में गोभी अक्टूबर में आती है, सितंबर में लगती है, अगस्त सितंबर में, और अक्टूबर में आती है, और हमारे लोग जुलाई में खा रहे होते हैं। हम्म। और हिमाचल की गोभी पंजाब में जहाँ खाई जा रही है, जितना आप जिस एरिया में आप रहते हो ना, वहां का ही आप खा सकते हैं, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप हम्म। रह तो पंजाब में हो, खा हिमाचल कर रहे हो, जो हवा पानी है वो तो पंजाब का है, हिमाचल का वहां बदल जाएगा, तो आपको छूट ही नहीं करेगा। हम्म। जिस जिस खित्ते में बिल्कुल। आप रहंदे हो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਖਾਓਗੇ, ਜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇੜੇ ਖਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇੜੇ ਖਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ वाह। ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰमेंट है,
ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ हाँ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਫਰੂਟ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ बिल्कुल चीज बिल्कुल खानी है। बिल्कुल सही है। ये आदतें हटानी हनीफ खान पड़ेंगी। जी, हाँ जी। कलसी साहब, हनीफ खान जी सऊदी अरब से जुड़े हैं आपके साथ, नमस्कार जी। और कृष्ण गोदारा जी, अ, नंदू नाई टोक्सिया, और प्रेम बारूपाल, समीर परिहार, के आर फोटोग्राफी, सापूनिया मनोज कुमार जय भीम लिख रहे हैं, और अमानत अली साहब भी जुड़ गए हैं, और लाजपत जाखड़ जी, इनका मैंने नाम पढ़ ही दिया था, और हनीफ खान जी सऊदी अरब से आपको गुड इवनिंग लिख रहे हैं। तो ये जो इसकी एक बहुत ही एक बढ़िया बात कही है किसी ने, और वो ये है कि ऋतु फल का सेवन करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं बिना ऋतु के कोई फल सेवन करेंगे या कुछ भी जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, साग सब्जी वगैरह कुछ भी खाएंगे, वो हमारे लिए रास नहीं आएगी। क्योंकि जो ऋतु फल है जिसमें साग सब्जियां सब कुछ आ जाते हैं, फल फ्रूट सब आ जाते हैं, अगर ऋतु फल है तो जैसे मान लो गर्मी के अंदर जो फल होने वाला है वो गर्मी में होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करता है। और रक्षा करते हैं सर्दी ये। में जो सर्दी की ऋतु में जो फल होने वाला है वो हम खाएंगे तो सर्दी की ऋतु में होने वाले जो रोग हैं उनसे हमारी रक्षा करेगा। इसी तरीके से बारिश वाला भी है जी। और ये आपकी बात सही है ना, ऐसा कोई सोच नहीं रहा है। एक मैं देखता हूँ कितना पढ़ लिख लिया आदमी, उसको खाने की समझ नहीं आती, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, स्टेटस में बिल्कुल। बढ़ा हुआ ना। मैं सभी को बताता हूँ, आपको सोचने की जरूरत है, अभी ये आलू कहाँ से आया है आपको पता होना चाहिए, ये गोभी कहाँ से आई है, उस किसान का कैरेक्टर क्या है, उसकी जमीन कैसी है, उसकी जमीन का कार्बन कितना है, वो कैसे खेती कर रहा है, आपको जो देखना पड़ेगा अगर जिंदगी में आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। नहीं तो बीमारियां तो लग रही हैं। नहीं, ये कुछ नहीं देखते कोई, बस सुंदर है हम्म। चमकदार है, ये दे दे भाई। हाँ, हाँ, सही ये बात है दे ये। दो। तो आ, हरदीप सिंह कलसी जी, बहुत सारी बातें हमारी हो गई हैं, और समय भी आपने बहुत दिया अपने व्यस्त टाइम में से समय निकाल करके, और बहुत ही जरूरी जरूरी बातें आपने बताई हैं। फिर भी हमारे आपस में सहज चर्चा चल रही है, इसमें अगर कोई बात विशेष तौर से आप इस समय दर्शकों को, किसानों को बताना चाहें तो स्वागत है आपका, और उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। दोबारा जोड़ लेता हूं मैं आपको, थोड़ी सी चलते चलते दुआ सलाम हो जाए जी। हाँ, दोबारा सर जोड़ते हैं मैं, ताकि हाँ, हाँ क्लोजिंग तो हो ना कार्यक्रम की, ऐसे चुपके से नहीं भागने देंगे आपको। हनीफ नेटवर्क। खान सर, दम्माम सिटी सऊदी अरब से मैं आपको देख रहा हूँ जी। नमस्कार जी। कोई बात आप ऐसी कहना चाहेंगे जो बहुत जरूरी हो और रह गई हो हमारी सहज चर्चा में? सर एक बात मैं एक बेनती करता हूँ, जो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हमारे साथ फेसबुक पे जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको एक मेरी बेनती है, प्लीज आप ये मैसेज कन्वे करें हमारी पब्लिक में, हम आपको रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में, कि जो खाना है वो कोई प्राकृतिक खेती करता है उससे लेकर खाएं, और ये जरूरी है। और जो आपके गांव में आपका नजदीक कोई भी खेती करता है, नेचुरल फार्मिंग करता है, उसका साथ भी दें, और उससे जो चीजें वो पैदा करता है वो लेकर खरीदे, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अच्छा भोजन देने के लिए तैयार है। और अगर आप उसकी सब्जी को नहीं खरीदोगे, उसको फ्रूट को नहीं खरीदोगे, तो वो भी छोड़ देगा, कितने केमिकल की तरफ आ जाएगा। आपकी सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, तभी किसान सरवाइव कर पाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल और यही यही मेरी बिल्कुल सही बेनती है कहा। सभी से, आप उनकी खेत में जाएं, देख कर आए और उसको हौसला भी दें, और उनकी चीजें भी लें, और उनका जाकर देखें भी। यही बेनती है मेरी। नहीं तो हम्म जो आप खा रहे हो वो केमिकल वाला, बहुत खतरनाक केमिकल है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक केमिकल आ चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने गंदे हम्म केमिकल पड़ रहे हैं हमारी जमीन में। चलते चलते एक बात मेरे एक को बात। याद आ गई। अच्छा जी। हाँ जी, चलते चलते एक बात मेरे को याद आ गई। आपने अपने गांव के अंदर ये उपराला किया, कोशिश की, और इसको देर से ही सही 2-4 साल लग गए, रिजल्ट मिलने लग गए। तो इससे उत्साहित होकर के या प्रेरित होकर के आपसे और कितने किसान आपके इस मुहिम के साथ जुड़े हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल आ गया मेरे याद। हाँ सर, 4-5 किसान तो जुड़े हुए हैं, वो अपने मुझे देखकर अपने घर के लिए सब्जी लगाने लग गए हैं। अच्छा। अपने घर के लिए तो लगाने लगे, चलो कमर्शियल तो नहीं करते हैं। और जो नजदीक मेरे हमारे गांव है, पड़ते हैं नजदीक में, जो आसे पासे गांव पड़ते हैं 20 किलोमीटर के दायरे में, और वो भी कहीं किसान, एक गांव में 2-2 किसान जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी खेती कर रहे हैं हमारे साथ देखकर। हम्म, और हम भी उनका साथ हम्म, पूरा देते हैं, जब भी बहुत जरूरत बढ़िया होती जानकारी देकर आपके आते पास हैं। काफी होगी। अच्छा, एक बात वो फिर मेरे आगे बात बढ़ जाती है ना। जितने भी हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि के जो सेंटर हैं, उन लोगों ने आपसे कुछ सीखा है क्या? वो आपकी कोई नोटिंग वगैरह रखते हैं अपने पास, या वो अपना कोई आपका कुछ जो है अनुभव जो है वो किसी लेखे खाते में रखते हैं या नहीं? नहीं नहीं, अभी तो हमारे पास आते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको भी समझ आ रही है ये खेती तो जो केमिकल वाली है एक दिन खत्म होने वाली है। क्योंकि आप सोचेंगे वर्ल्ड में जो रिसर्च है ना, वर्ल्ड की जो रिसर्च हुई है अभी, जो जमीन में माइक्रो एक्टिविटी है ना, वो 60% कम हो चुकी है। समझ लो 40% रहेगी, 40% मीन्स भी 20-30 साल की और रहेगी मिट्टी, उसके बाद कुछ नहीं, बंजर बन जाएगी सभी जमीन जी। और एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, बात क्योंकि लंबी हो जाएगी। एक उनका वेबिनार प्रोग्राम चल रहा था, अमेरिका की, जो मैं जुड़ा हूँ जिनसे, वो एक अंग्रेज कह रहा था, कहना आप परमाणु की पीछे लड़ रहे हैं ना, कि परमाणु बम चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसे। परमाणु तो छोड़ रखा है 1963 से, जो केमिकल पर है वो परमाणु बम भी है। वो स्लो 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 बढ़ रहा है और फटने वाला ही है। बस 20-30 साल और रह गए, ये परमाणु बम भी, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो केमिकल पाउडर है जमीन में, ये परमाणु बम भी है एक तरह का। और किसी को ओहो। तो पता नहीं चल रहा है भी हम परमाणु बम हमारे जमीनों में फैल चुका है, और धीरे धीरे हम्म कितना नुकसान कर देगा। और 60% माइक्रो एक्टिविटी खत्म हो चुकी है वर्ल्ड की, रिसर्च है जी सभी वर्ल्ड में जो केमिकल खेती करते हैं, इतना नुकसान हो रहा है जमीन का। और अभी जरूरत है हमको, पेड़ भी चाहिए, पेड़ भी काट दिए हमारे पंजाब में, तो क्या है, जोड़ने को लगाने के चक्कर में दान के सभी पेड़ उड़ा दिए हैं। पेड़ों पे पंछी बैठते थे और पंछी वो सुंडियां चुगते थे और उनका खाना था। वैसे एक चेन थी, वो चेन तोड़ दी उन्होंने सभी, बस। हम्म बात वही है, सारी चैन के ऊपर आके अगर चैन की एक कड़ी एक भी टूट सारे जाती है तो सारी एक चैन। बात और बताता हूँ, प्रकृति में इतनी शक्ति है, इतनी दम है, हमारे खेतों में सूर, जंगली सूर आ जाते हैं। और जंगली मैंने देखा, हमने 2-3 दिन गए, एक दिन हमारा नुकसान थोड़ा सा किया जंगली सूरों ने। और जो मेरे साथ काम करते हैं ना, मेरे साथ, वो कहते हैं ऐसे कर देते हैं, मैं कुछ नहीं करना, अपने आप ही भाग जाएगा। अब हमने देखा हमारे खेत में एक गिद्दड़ आता है रात को, वो हमारे आलूओं में चलता है, उसकी पेड़ें पड़ी होती है। और जो गिद्दड़ चलता है तो सूर डेली आते हैं हमारे खेत में और गिद्दड़ों को लेकर चले जाते हैं। प्रकृति में उसका प्रबंधन कर दिया है, आपको घर बैठो, गिद्दड़ छोड़ दिया है, बस वो देखेगा उनको बस। हम रोज देखते हैं गिद्दड़ की पेड़ें पड़ी होती है आलू के आसे पास, देखते हैं कीड़ा मारता है, और सूर की पेड़ें पड़ी होती हैं खेत में, सुबह जाते हैं और सूर उससे डर जाता है कुत्ता समझ के, और वो भाग जाता है। वाह, प्रकृति क्या बात है। में, हाँ, ये एक चेन है प्रकृति की, ये एक देखा जाए तो। वाह, जब इससे आप प्यार करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा।
हम्म, सही बात है, सही बात है। बड़ी रोचक और बड़ी अच्छी बातें थी, और बड़ी गंभीर और वैश्विक स्तर की जो मारामारी होने वाली है, या हो ही रही है, चल ही रही है, कई सालों से चल रही है, उन सारी बातों को आपने बारीकी से रेखांकित किया है, हरदीस सिंह कलसी जी ने। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, अपनी तरफ से, मेरे सारे दर्शकों की तरफ से। और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे फेसबुक वाल पे तो आप देख ही रहे हैं, कलसी जी की वाल पे भी ये अभी लाइव चल रहा है, और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप इसको बाद में देख सकते हैं, मेरे ट्विटर पर भी देख सकते हैं, और कू ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं इस कार्यक्रम को, और यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्यक्रम को मैं अपलोड कर दूंगा। उस पे भी आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और अपने दूसरे दोस्तों को भी देखने के लिए जरूर कहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। कुछ इस तरीके के जो काम होते हैं, ये निश्चित रूप से आ, सिर दिए बिना बात नहीं बनती है, ऐसी हालत होती है आदमी की। इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, तब जाकर के कहीं शोध कार्य होते हैं, और जब उनकी सफलता सबके सामने होती है, तब कहते हैं कि जी वाह, क्या आदमी था। कलसी साहब, नाम का क्या है, आया और चला गया, चला गया, सही बात है। काम आदमी का बोलता है, और सदियों तक बोलता है, तभी तो कहते हैं ना कि ये आदमी अमर हो गया। अमर तो हो गया, अमरत्व क्या सही है? बात। कोई शरीर से जीना अमरत्व नहीं है। अब अच्छे देखो काम। कितने हमारे सदियों पुराने जो हैं बड़े बड़े लोग हैं, उनको आज भी हम जिंदा रखे हुए हैं, उनकी बातों को हम आज भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और उसके ऊपर चलते भी हैं। सही हमारे गुरुओं ने गल। बहुत कुछ कहा है, ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ कहा है, सर एक बात मैं तो बाद में ऐड ऑन। बातें समझ में आती हैं। जी। हेलो। हमारे आपने सिख इतिहास में बाबा नानक जी ने जपजी साहब में एक पौड़ी लिखी है, एक पवन गुरु पानी पीता ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਵਨ ਗੁਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ ਕਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खत्म करने ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। और वाणी को सभी पढ़ते सभी हैं पर उसको फॉलो नहीं करते उस बात को। और मैंने वही बात, मैं गुरुद्वारा में जाता था, वही बात मेरे दिमाग में अटकी और मैंने ये खेती शुरू की। और लोगों को पढ़ने की बजाय ये बातें को अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा, इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और देखो पहले जो ऋषि मुनि थे हमारे, वो सारे बाहर ही रहते थे प्राकृतिक रूप से, और जो कुछ भी वहां से ऋतु के अनुसार मिलता था खाते थे, पीते थे, और उन सारी चीजों को औषधि के रूप में भी काम में लेते थे। और जब रुत नहीं है और अगर वो बीमारी हो गई, तो उस जड़ी बूटी को संभाल के रखना शुरू कर दिया, उसको कह दिया जी ये पंसारी होते हैं, और पंसारियों ने उन जड़ी बूटियों को सुखा के रखना शुरू कर दिया ताकि मौके बेमौके काम आए। और उन पंसारियों से जो नुस्खे थे हमारे ऋषि मुनियों के लिखे हुए थे, उनके अनुसार जब दवाइयां बना करके पैकेट में बंद करके देना शुरू कर दिया, वो अपना आयुर्वेद हो गया, या दूसरी औषधियां हो गई है, उनको गोलियों के रूप में भी बना लिया, कैप्सूल के रूप में भी, इंजेक्शन के रूप में भी, चटनी के रूप में भी, काढ़े के रूप में भी, जो रिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से नेचर ही नेचर के काम आती है। और ठीक है, दवाई बूटी जो है कोई बुरी नहीं है, तुरंत लाभ देने के लिए जरूरी भी हो जाती है। तो इसलिए इन सारी चीजों को प्रकृति को देख करके खुश एक बात, चलो प्रोग्राम तो लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी बात और कर लूं मैं। एक
मेरे दिमाग में आ जी, गई है। स्वागत है। अब हमारे गाय पे ला लो, भैंस पे ला लो, कौन सी भैंस भैंस का ने 50 लीटर तक दूध कर दिया गाय का, और भैंस का 30 लीटर तक कर दिया। इस इनको ये मालूम नहीं है हमारे आदमी को भी कौन सा बच्चा और कौन सा कट्टा 20 लीटर दूध पीता है कि बच्चा कोई 50 लीटर दूध पी जाएगा बच्चा कोई? गाय का बछड़ा 50 लीटर दूध पी जाएगा, या फिर भैंस का बच्चा पी जाएगा 30 लीटर दूध? नहीं पिएगा ना। इन्होंने हार्मोन्स दे देकर उनका दूध बढ़ा दिया, हम्म और वो दूध हमारे बच्चे पी रहे हैं। उनमें जल्दी जो जल्दी जवान हो रहे हैं, वो हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, वो उसका ध्यान ही नहीं किसी का भी। हम्म सही बात। और ये तो जो गाय भैंस है ना, ये जो दूध पीते हैं हम, ये बहुत गलत है। ये तो बछड़े का दूध है, हमने तो उसको खोया है, उससे छीना है उससे। हम्म सही और बात है। जो सही आदमी की जो खुराक है ना, वो है प्लांट बेस्ड। आप प्लांट बेस्ड चीजें लें प्रकृति से, वो सही रहेगी। जी और एक जी जी जी। कमर्शियल के चक्कर में दूध बढ़ा रहे हैं, हार्मोन्स दे रहे हैं, उसको उसको डेवलप कर रहे हैं। इतने इतने बड़े गाय बना दी, इतने बड़े जो भैंसे बना दी इन्होंने। हम्म हम्म ये सभी उसको आदमी तो धो ही काम नहीं ही सकता ना, गलत। इतने बड़े बड़े थन है। मशीनों हाँ, से धोना पड़ता है उनको। हाँ, धोना पड़ता है मशीनों से। मशीनों से और वही, धोना पड़ता है उनको। हाँ, वही हार्मोन्स हमारे बच्चों में आ रहे हैं ना। हम्म वो जल्दी जवान हो रहे हैं, लड़कियां लगा लो, और उनका पीरियड पहले 13-14 साल में आता था, अब 9 साल में आ रहा है। वो ये हार्मोन्स के सारे कारण है ना। हम्म मैंने मेरी छोटी सी रिसर्च है, अगर देसी गाय का बच्चा मर जाए ना, तो देसी गाय दूध नहीं देती। उसके हम्म मतलब कि इतना अफसोस होता है, बच्चे से इतना प्यार होता है उसको उसको वो भूला नहीं जाता, और दूध चढ़ा जाती है वो। और हम्म जो अमेरिकन है, हमारी जर्सी है, हॉलस्टाइन गाय है, इनका बच्चा मर जाए, इनको कोई परवाह ही नहीं है। उनकी जो हम्म बच्चे के साथ फाउंडेशन है, वो अच्छी नहीं है। वो दूध हम पीते हैं, हमारे बच्चे भी माँ बाप से लड़ रहे हैं, हम्म कोई प्यार नहीं रहा। हाँ, अगर जैसा खाए हम। देसी गाय का दूध पियेंगे, उसमें हार्मोन्स फाउंडेशन प्यार वाले हैं, और वही आप में हम्म आएंगे, आपके बच्चों में आएंगे, और प्यार बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और तन, वैसा ही हो जाता है तन। बस तन है ना? सही गल बात आपकी तो जब। ये सब कुछ एक दूसरे के ऊपर प्रकृति निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही है, और मानते भी हैं। अखबार है, चैनल है, दुनिया भर के लगे हुए हैं, ये सारी बातें कहते हैं। और वो आपकी बात सही है कि अब सुनते सब हैं, कहते सब हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि घर उसमें तक बड़ा कोई रिस्क नहीं। समझते हैं। हम्म, तो आज आप हरदीश सिंह कलसी जी, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा करता हूं कि सभी दर्शकों को ये कार्यक्रम बिल्कुल पसंद आएगा, और दूसरों को भी शेयर करेंगे, ताकि सब लोग इस अनमोल जानकारी को हासिल कर सकें। तो मैं आपका जोगा सिंह जी, अपने दर्शकों की तरफ से जी। जोगा सिंह जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, शानमंद हूँ। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मुझे जो मेरी जानकारी थी उसको डिवाइड उसको बांटने का मौका दिया। इसलिए मैं आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और जो सभी हमारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड जुड़े हैं, उनको भी प्यार भरी सत श्री अकाल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और पवन सुथार जी 10 सरकारी से जुड़े हैं, भागीरथ पूनिया जी, पवन सुथार जी, और भागीरथ पूनिया चालिया, 10 सरकारी की मोहब्बत। लिखे जी। 10 सरकारी पिंड का नाम है जी वीर कल्याणा। अच्छा, अच्छा, यानी पंडित का नाम है। 10 सरकारी पिंड गांव का नाम है वो। ये राजस्थान का है, अच्छा, गंगानगर जिले राजस्थान। में पड़ता है। ठीक। वहां क्या है कि जो नहर के मोगे होते हैं ना, अच्छा, अच्छा सर, ठीक है। मोगे के नंबर होते हैं कि ये मोगा नंबर 1, मोगा नंबर 2, मोगा नंबर 3, मोगा नंबर 5, इस तरीके से। तो उसके अंदर जितने भी उस मोगे से जितने खेतों में पानी लगता है मुरब्बों में, वो एक चक हो गया, जैसे पहला है अच्छा, तो ठीक है, ठीक वो है, एक चक हो गया। ठीक है, ठीक है, ये बात है।
जैसे 74 आरबी है, 17 जीबी इस तरीके के नाम हाँ, होते हैं ना गांव के, है 3 सही है। जीएम, अच्छा है ना। और इस तरीके से जो है ना, जैसे हेड के पास जमीन पड़ती है तो वो हेड के नाम से गांव हो गया। अच्छा, और ठीक है। जगदीश कुमार ढाबा से देख रहे हैं, लाजपत जाखड़ जी भी उपस्थित हो गए हैं चलते चलते। ये दो नाम, हाँ प्रेम प्रहलाद मंडा जी जी आए हैं। संग्रिया से जुड़ गए हैं। एक और है, 10 सरकारी गांव का नाम हमारे भी समझ से बाहर है जी। पवन सुधार जी, मैंने आपको बता दिया, ये मोगे का नंबर होता है तो उसके नाम से गांव का नाम हो जाता है। जैसे भी बताया, आगे आपके 10 सरकारी से आगे जो है ना वो सारे क्या नाम है वो क्षेत्र, आर जीबी और आरबी और ये सब है ना, वो नूबगढ़ तक चले जाती है। उसके नहर का पानी लगता है, जो नहर का नाम है उसके नाम से मोगे का नाम और वही गांव का नाम हो जाता है। पवन सुधार जी कह रहे हैं कि चक 16 SD। हाँ जी, तो ये 16 नंबर मोगे के ऊपर है। SD नहर का नाम है शॉर्ट में, जैसे सादेवाड़ा हो या कुछ इस तरीके का कोई नाम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे GM है तो गड़साना माइनर हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से इनके गांवों के नाम होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कलसी जी, और शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको, आपके पूरे परिवार को, कि आप तरक्की करें। और वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी आपकी बात को सुने, उसके ऊपर अपना शोध कार्य करें, आए आपके पास। आ ही रहे हैं, लेकिन अभी कच्चा पक्का चलता रहता है ना, तो दुनिया नहीं, भी आएंगे आपकी वो आएंगे। इस बात को समझ गई। जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल। जी, नमस्कार जी।